नमस्कार दोस्तों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे भारतीय संविधान के निर्माण की प्रक्रिया। यानी किसके बारे में पढ़ेंगे? जो भारतीय संविधान है किस प्रकार बना, उसके बारे में आज हम इस वीडियो में पढ़ने की कोशिश करेंगे भाई। ठीक है, तो भारतीय संविधान, भारतीय संविधान बनने की प्रक्रिया के बारे में इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। जैसे कि आप सभी लोगों को पता होगा कि साल 1939 से 1945 के बीच में द्वितीय विश्व युद्ध चला और ये विश्व युद्ध दूरी राष्ट्र और मित्र राष्ट्रों की तरफ से लड़ा गया। दूरी राष्ट्र में मुख्य तौर पर जर्मनी और जापान थे और मित्र राष्ट्रों की तरफ से अमेरिका, फ्रांस, रूस और ब्रिटेन थे। लेकिन युद्ध में भारी नुकसान होने की वजह से जो ब्रिटेन और फ्रांस है उनमें जो आर्थिक मंदी का दौर आ गया और इसी वजह से जो ब्रिटेन है उससे अपने जो भी उपनिवेशक देश है उनसे उनका शासन चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। और साथ ही साथ में जो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन में चुनाव होते हैं, चुनाव होने के बाद लेबर पार्टी विजय होती है और लेबर पार्टी की तरफ से क्लाइमेट इटली ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। और जब इलेक्शन से पूर्व जब ब्रिटेन में इलेक्शन होते हैं तो लेबर पार्टी का मुख्य तौर नारा यही था कि जैसे ही यदि हमारी पार्टी चुनाव जीतती है तो हम जितने भी हमारे उपनिवेशक देश है सभी को हम स्वतंत्रता कर देंगे। और इसी उद्देश्य से जब भारतीय नेताओं ने लेबर पार्टी का समर्थन भी किया था और आखिरकार लेबर पार्टी की विजय होती है। लेबर पार्टी की विजय होने के बाद क्लाइमेट इटली भारत के और उसके ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बनते हैं। और जैसे ही वो प्रधानमंत्री बनते हैं वैसे ही वो भारत में एक मिशन भेजते हैं जिसको कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। यानी कि कैबिनेट मिशन भारत में कब पहुंचता है? साल 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आता है और कैबिनेट मिशन के 3 सदस्य होते हैं जिनमें से मुख्य तौर से क्रिप्स और AB अलेक्जेंडर और कनिंगम मुख्य तौर से 3 सदस्य होते हैं। ठीक है ना। तो उसके बाद जो कैबिनेट मिशन का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि भारत में संविधान सभा का निर्माण करना। क्योंकि भारत में संविधान सभा का निर्माण करना इसलिए जरूरी था क्योंकि भारत का अपना उस समय कोई संविधान नहीं था। क्योंकि भारत का जो शासन था वो अंग्रेजों द्वारा चलाया जा रहा था, या फिर दूसरे शब्दों में कह लो जो अंग्रेजों का रूल रेगुलेशन था, जो अंग्रेज ब्रिटेन का जो संविधान था उसी के अनुसार ही भारत का शासन चलाया जा रहा था। इसलिए यदि भारत स्वतंत्र हो भी जाता तो समस्या ये थी कि आखिरकार भारत स्वतंत्र होने के बाद भारत पर शासन कौन करेगा और भारत पर शासन किस प्रकार किया जाएगा। और इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत में एक संविधान का होना जरूरी था। और इसी संविधान के होने के लिए यानी कि एक संविधान सभा का निर्माण करना था। और इसी संविधान सभा के निर्माण के लिए ही भारत में कैबिनेट मिशन को क्लाइमेट इटली द्वारा भेजा गया था। और जो कैबिनेट मिशन में जो 3 सदस्य थे, तीनों के तीनों जो क्लाइमेट इटली सरकार के कैबिनेट मंत्री थे भाई। ठीक है। और जो साल 1946 में कैबिनेट मिशन भारत पहुंचता है और भारत पहुंचने के बाद इन्होंने भारतीय संविधान सभा के निर्माण पर जोर दिया और भारतीय संविधान सभा का निर्माण किया गया। ठीक है ना। शुरू में जो मुस्लिम लीग पार्टी ने कैबिनेट मिशन का समर्थन किया, लेकिन जब संविधान सभा का निर्माण किया जा रहा था तो उसमें मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन का विद्रोह भी किया। और जो कैबिनेट मिशन की जो प्रथम बैठक होती है वो होती है 9 दिसंबर 1946 को। यानी कि 9 दिसंबर 1946 को कैबिनेट मिशन की पहली बैठक होती है, जो कि वर्तमान जो हमारी संसद है या फिर कह लो पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट के जो सेंट्रल हॉल में ये मीटिंग होती है। और इस मीटिंग में यानी कि डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को अस्थायी सदस्य के तौर पे चुन लिया जाता है। उसके बाद जो कैबिनेट जो इसकी संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है वो होती है 11 दिसंबर को। 11 दिसंबर 1946 को एक दूसरी सभा होती है और इस सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुन लिया जाता है। और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है संविधान सभा का अस्थायी सदस्य किसको चुना गया था। संविधान सभा का अस्थायी सदस्य डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को चुना गया था और स्थायी सदस्य 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था। उसके बाद जो तीसरी बैठक होती है वो होती है 13 दिसंबर 1946 को।
और इस बैठक में पंडित जवाहरलाल नेहरू एक प्रस्ताव पास करते हैं जिसको हम उद्देश्य प्रस्ताव कहते हैं। और जो उद्देश्य प्रस्ताव होता है यही यानी कि भारतीय संविधान की नींव का काम करते हैं और इसी के साथ ही भारतीय संविधान के निर्माण का कार्य प्रारंभ हो जाता है। और भारतीय संविधान के कार्य संविधान बनाने के कार्य में भिन्न भिन्न समितियों का निर्माण किया गया था और जिनमें से सबसे प्रमुख समिति थी वो थी प्रारूप समिति, यानी कि प्रारूप समिति। जो प्रारूप समिति थी इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। जो भीमराव अंबेडकर थे वो इसके अध्यक्ष थे, या दूसरे शब्दों में कह लो ड्राफ्टिंग कमेटी। ड्राफ्टिंग कमेटी के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी का मतलब क्या है, मतलब पूरा जो संविधान का एक ड्राफ्ट तैयार किसने किया था, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था। या फिर दूसरे शब्दों में कह लो पूरे संविधान का, भारतीय संविधान का जो प्रारूप तैयार करने का काम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने किया था और इसलिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। और ये भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, भारतीय संविधान का जनक किसको कहा जाता है। भारतीय संविधान का जनक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और जितने भी यानी कि संविधान सभा में जितने भी सदस्य थे, सभी सदस्यों में से यदि मैं पढ़ाई लिखाई की बात करूं, सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई व्यक्ति था तो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और उसके बाद यदि कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति था तो था डॉक्टर B.N. राव, डॉक्टर B.N. राव। और B.N. राव को भारतीय संविधान सभा ने संविधान का सलाहकार, मुख्य सलाहकार के तौर पे नियुक्त किया गया था। और यह भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, संविधान सभा में संविधान निर्माण के लिए संविधान का संवैधानिक सलाहकार किसको नियुक्त किया गया था, B.N. राव को नियुक्त किया गया था, जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बाद सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति थे। और मेरे को लगता है आज तक यदि भारत में बात करूं तो सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्ति की यदि मैं बात करूं तो था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है ना, जिसको भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। उसके बाद अन्य जो समितियां बनी उनमें से जो मुख्य तौर पे जो समिति थी वो थी संघ समिति, यानी कि संघ समिति। जो संघ समिति के अध्यक्ष कौन थे, वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। उसके बाद और समिति बनती है वो बनती है प्रांतीय समिति, प्रांतीय समिति। और जब प्रांतीय समिति होते हैं इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, इसके अध्यक्ष होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। और साथ साथ में जो अल्पसंख्यक कल्याण वर्ग है इस समिति के अध्यक्ष कौन होते हैं, वल्लभ भाई पटेल। और एक समिति बनती है झंडा समिति, यानी कि झंडा समिति। और झंडा समिति के जो अध्यक्ष होते हैं वो होते हैं J.B. कृपलानी। और जो J.B. कृपलानी होते हैं ये जिस समय भारत आज़ाद होता 15 अगस्त 1947 को, उस समय यानी कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या होते हैं, अध्यक्ष होते हैं। और ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि जिस समय भारत आज़ाद हुआ उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, वो थे J.B. कृपलानी। और J.B. कृपलानी यानी कि जिस समय संविधान सभा का निर्माण हो रहा था उस समय जो झंडा समिति हुई तो झंडा समिति के क्या थे, अध्यक्ष थे। प्रांतीय अध्यक्ष कौन थे, प्रांतीय समिति के अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। और जो अल्पसंख्यक कल्याण समिति थे उसके भी अध्यक्ष कौन थे, वल्लभ भाई पटेल थे। लेकिन जो संघीय समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। और प्रारूप समिति थी उसके अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे वही, ठीक है ना। इस प्रकार 2 साल यानी कि 2 साल 11 महीने और 18 दिन यानी कि में भारतीय संविधान बनकर पूरी तरह तैयार हो गया। यानी कि लगभग 3 सालों में भारतीय संविधान बनने में समय लगा, यानी कि 3 साल से 12 दिन कम समय में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। या फिर दूसरे शब्दों में कह लो 2 साल 11 महीने और 18 दिन में भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया। और भारतीय संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान बनकर तैयार हो गया। और इसके कुछ अंश इसी दिन लागू कर दिए गए, लेकिन भारतीय संविधान पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू किया। कई बार पूछा जाता है भारतीय संविधान बनकर कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को। और इसके कुछ प्रारूप इसी दिन लागू कर दिए गए थे, लेकिन जो भारतीय संविधान पूर्ण रूप से कब लागू किया गया वो किया गया 26 जनवरी 1950 को।
और जब भारतीय संविधान को पूर्ण रूप से 26 जनवरी 1950 को ही क्यों लागू किया गया, इसके पीछे एक कहानी थी। वो कहानी ये थी कि साल 1929 में, यानी कि साल 1929 में यानी कि दिसंबर 1929 में कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में होता है। और कांग्रेस का जब अधिवेशन लाहौर में होता है तो दिसंबर 1929 में जो लाहौर में अधिवेशन होता है, इसकी अध्यक्षता पंडित जवाहरलाल नेहरू करते हैं। और वो एक घोषणा करते हैं कि आने वाली 26 तारीख को, यानी कि 26 जनवरी 1950 से 26 जनवरी 1950 में पूरे भारत में 26 जनवरी को यानी कि संविधान दिवस के रूप में मनाया जाएगा, यानी कि स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाएगा। और इसीलिए जो 26 जनवरी 1950 को, यानी कि 26 जनवरी को भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया था। और 26 जनवरी 1950 को हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं, या फिर दूसरे शब्दों में कह लो रिपब्लिक डे के रूप में मनाते हैं भाई, ठीक है ना। तो 26 जनवरी 1950 को जब भारत का संविधान पूर्ण रूप से लागू किया गया तो भारत में पूरी तरह से गणतांत्रिक देश बनकर तैयार हो गया। और भारत के पास अपना एक संविधान था जो कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लिखित संविधान है। यदि मैं पूरी दुनिया की बात करूं तो सबसे बड़ा लिखित संविधान किसका है, भारत का ही है, जो कि 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू हुआ। और जो संविधान सभा की जो अंतिम बैठक होती है वो कब होती है, वो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। और इस बैठक में यानी कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम यानी कि राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। और साथ ही साथ में इस दिन संविधान सभा को पूर्ण रूप से भंग कर दिया जाता है। और 24 जनवरी 1950 को ही यानी कि भारतीय सभा द्वारा, संविधान सभा द्वारा जो राष्ट्रीय गान के तौर पे जनगण मन को और जो राष्ट्रीय गीत के तौर पे वंदे मातरम को चुन लिया जाता है। और 22 जुलाई 1947 यानी कि 22 जुलाई 1947 को यानी कि तिरंगा झंडा को भारतीय झंडे के तौर पे अपना लिया जाता है। और कई बार ये एग्जाम में पूछा जाता है भाई, ठीक है ना। 22 जुलाई 1949 को तिरंगा झंडे को पूर्ण रूप से अपना लिया जाता है। और साथ साथ में 24 जनवरी 1950 को जो सारनाथ में अशोक स्तंभ है उसकी जो ऊपर की आकृति है जिसमें 3 शेर एक दूसरे से पीठ लगाए बैठे हैं, उसको भारत का राष्ट्रीय चिन्ह घोषित कर दिया जाता है भाई, ठीक है। तो ये किसके बारे में था, संविधान सभा के बारे में था भाई, जो कि भारतीय यानी कि भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ और किस प्रकार संविधान की प्रक्रिया आगे बढ़ी। तो अगली वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत, धन्यवाद दोस्तों भाई।